हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, या एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये बोलते थे उसको। आज बात करेंगे लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा की। तो लोकल मैक्सिमा की पहले बात करते हैं। लोकल मैक्सिमा को बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा, और लोकल मिनिमा को आप बोल सकते हैं रिलेटिव मिनिमा। इन वर्ड से भी आ सकता है एग्जाम में। इससे पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए जिसमें ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की बात मैंने बताई थी। तो आपको क्या करना है, आई बटन पर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप वहां पहुंच जाएंगे। उस वीडियो को देखिए, हाफ एन आवर की वीडियो है। उसके बाद यहां आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो। तो पहले यहां बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब क्या होगा कि जो लोकल मैक्सिमा है वो होता क्या है। एक्चुअली ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। इसका फिर प्रोसीजर हम सीखेंगे इसके बाद कि कैसे सॉल्व करते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, कहाँ होगा, किस पॉइंट पर होगा, क्या वैल्यू होगी, सारी बात डिटेल से करेंगे हम इसमें वीडियो में पूरी। तो आप एंड तक आराम से देखिए। और मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पर डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन ना ऐसा कई मतलब पढ़ाते तो हैं, सब जगह पढ़ाते हैं लगभग, बट एक्चुअली ना होता क्या है, प्रोसीजर पे सब लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, करते कैसे हैं, और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते भी हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन केस अगर इस डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन बना दिया तो डेफिनेशन बहुत कम स्टूडेंट ध्यान देते हैं। तो एक बार आपको डेफिनेशन पर ध्यान देना है, सिर्फ एक ही बार। मैं नहीं कह रहा हूं कि जब आप कॉपी पढ़ेंगे पूरा बार बार रिवाइज करते हैं डेफिनेशन को, नहीं, एक बार ध्यान में रख लेंगे तो क्या होगा, इन केस अगर कोई क्वेश्चन इससे पूछ लिया, क्या थ्योरेटिकल बना के एमएसक्यू टाइप, तो आप हैंडल कर पाएंगे वहां पर। ठीक है, तो बात करते हैं पहले डेफिनेशन कहती क्या है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। तो बात करेंगे पहले मैक्सिमा। इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा एक्सेप्ट एट सी, देन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू सी। ये बात बोली है। इसमें क्या चीज क्या है वो बात करते हैं। जैसे सी, डेल्टा, ये सब क्या है इसके देखते हैं। मैंने कहा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स फंक्शन, जो छोटा होगा या बराबर होगा, लेस देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी कोई वैल्यू है जिस पर हमने फंक्शन पे उसमें वैल्यू निकाली, तो उस वैल्यू से वो फंक्शन छोटा होगा। किस रेंज में छोटा होगा? इसमें सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा। डेल्टा एक स्मॉल चेंज है, सी से थोड़ा ज्यादा, सी से थोड़ा कम, बहुत ही स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूं। अब एक ग्राफ बनाता हूं, उससे आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं ग्राफ के जरिए सिखाऊं तो ये होगा, सपोज ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है। अब मैंने क्या कहा कि एफ ऑफ एक्स छोटा होना चाहिए एफ ऑफ सी से। तो आपको पता है ये पॉइंट अगर सी है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा एफ ऑफ सी। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, सी कॉमा एफ ऑफ सी। ठीक है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब हुआ क्या कि सी पॉइंट है, सी एफ ऑफ सी जो है वो ज्यादा होगा, है ना, एफ ऑफ एक्स से। तो देखते हैं कैसा कि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। तो c माइनस डेल्टा यहां रख लेते हैं, यहां थोड़ा सा इससे आगे, ये पॉइंट, ये होगा c प्लस डेल्टा, और इससे थोड़ा सा पीछे रखते हैं, यानी कि c माइनस डेल्टा। बहुत ही माइन्यूट चेंज है, मैंने दिखाने के लिए बोर्ड पे आपको ऐसा लिख दिया दूर दूर, बट बहुत ही छोटा सा चेंज है, स्मॉल चेंज जिसको बोलते हैं हम, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया मैं यहां पर उसको। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर c का वैल्यू, यानी कि फंक्शन जो है, फंक्शन का वैल्यू f ऑफ c से छोटा होना चाहिए, किस रेंज में, यहां से लेकर यहां तक, एक्सेप्ट एट c लिखा हुआ है पहले ही, एक्सेप्ट एट c। तो इस रेंज में, यानी इस पॉइंट पर मैंने वैल्यू निकाली और इस पॉइंट पर वैल्यू निकाली, तो वो c से दोनों छोटी आनी चाहिए, ये मतलब हुआ। ठीक है, c के आगे वाले पॉइंट पर और c से एक पीछे वाले पॉइंट पर, ठीक है, नेबरहुड पॉइंट भी बोल सकते हैं आप इनको। तो C के नेबरहुड पॉइंट पर, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड,
दोनों पर वैल्यू एफ ऑफ सी से छोटी आनी चाहिए फंक्शन की, तो मैक्सिमा फॉर्म होता है एट एक्स इक्वल्स टू सी पर। ये डेफिनेशन का मतलब हुआ, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब इसी वे में बात करते हैं लोकल मिनिमम की। लोकल मिनिमम क्या कहता है? तो लोकल मिनिमम की अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहां से लोकल मिनिमम या रिलेटिव मिनिमा भी बोलते हैं इसको। इफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ सी फॉर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा एक्सेप्ट एट सी, देन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू सी। सेम फंक्शन ऐसा ही देखते हैं एक बार और, कि अगर यहां बात कर लेते हैं, चलिए, अगर मैंने ये एक ग्राफ बनाया, कुछ इस टाइप का ड्रॉ कर लिया ऐसे समझिए, ठीक है, और इस पर ये पॉइंट है सी, ठीक है, ये पॉइंट है सी। मेरी बात आप समझ गए होंगे यहीं से कि मैं क्या कहने वाला हूं आगे। और अगले जो दो पॉइंट हैं वो एक पॉइंट हुआ सी प्लस डेल्टा और एक पॉइंट हुआ सी माइनस डेल्टा, ठीक है, सी माइनस डेल्टा। तो देखिए ध्यान से, सी प्लस डेल्टा और सी माइनस डेल्टा यानी कि जो नेबरहुड पॉइंट है, इन पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, वैल्यू का मतलब होता है वाई वैल्यू, ठीक है, मैं जो बार बार बोल रहा हूं वैल्यू 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 मतलब वाई वैल्यू, ठीक है, वो जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ सी से ज्यादा होगी, तो सी पर मिनिमा फॉर्म होगा, लोकल मिनिमा एट सी होगा, ठीक है। तो ये जो दो बातें, ये डेफिनेशन से पता चल जाता है कि मिनिमा क्या होता है और मैक्सिमा क्या होता है। कोई अगर पूछ दे व्हाट इज लोकल मिनिमा, तो क्या बोलेंगे हम? प्रोसीजर थोड़ी बताने लग जाएंगे, बताएंगे क्या? ये बताएंगे कि भाई ऐसे फॉर्म होता है, मिनिमा का डेफिनेशन ये है और ये मैक्सिमा का डेफिनेशन है। तो ये बात थी डेफिनेशन की, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और इसके बाद में बात करूंगा प्रोसीजर की, और प्रोसीजर के बाद बात करेंगे एग्जाम्पल्स, कैसे एग्जाम्पल फॉर्म होते हैं, क्या लेवल रहेगा। तो आप देखिए एग्जाम्पल्स में बिल्कुल एंड तक। सेशन आपको अच्छा लगा, इसको लाइक जरूर करें अभी और शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। और आगे तो हम बात कर ही रहे हैं, प्रोसीजर की बात करेंगे फिर एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रोसीजर, चलिए बात करते हैं प्रोसीजर की। क्या प्रोसीजर होगा टू फाइंड लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा? देखिए कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको पता चल गए। आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने कैसे निकालते थे? एफ डैश एक्स को जीरो करके जो जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते थे। सेकेंड, कंसिडर द क्रिटिकल पॉइंट्स ए बी सी। मान लीजिए ए बी सी वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तब क्या करना है? फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट ईच क्रिटिकल पॉइंट, यानी एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है पहले। एफ ऑफ एक्स गिवन होगा और एक एक क्रिटिकल पॉइंट को रख के वैल्यू निकालिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर सपोज कीजिए x इक्वल टू एक क्रिटिकल पॉइंट है और उस पर आपने एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाली जो x को a रख के, और वो अगर पॉजिटिव आई ग्रेटर देन जीरो, यानी एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू a अगर पॉजिटिव है, देन लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू a कहेंगे उसको, ठीक है। हम क्या कहेंगे? अगर एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू a पॉजिटिव आया तो बोलेंगे लोकल मिनिमम फॉर्म हो रहा है एट एक्स इक्वल टू a पर। और इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स अगर निगेटिव आया सपोज किसी x इक्वल टू b क्रिटिकल पॉइंट पर, देन लोकल मिनिमम मैक्सिमम एट x इक्वल टू b बोलेंगे उसको, ठीक है। यानी कि अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो मिनिमम फॉर्म होगा और नेगेटिव है तो मैक्सिमम फॉर्म होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव है तो मिनिमम, और अगर एफ डबल डैश एक्स निगेटिव आया तो मैक्सिमम। किस पर निगेटिव आया, किस पर पॉजिटिव आया? क्रिटिकल पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दो केस हो गए पॉजिटिव निगेटिव। अगर जीरो आ गया, सपोज कीजिए कि जीरो आ जाए, अगर हम ऐसा करें एफ डबल डैश एक्स, मान लीजिए किसी एक सी पॉइंट पर कर लेते हैं, चलिए क्रिटिकल पॉइंट सी है,
और उस क्रिटिकल पॉइंट सी पर आपने एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करी और वो 0 आ गई, देन एफ ऑफ एक्स मे और मे नॉट हैव एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, इस पर आप ध्यान देंगे जरा, मे और मे नॉट हैव एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में और डिटेल में मैं बात करूंगा अभी। तो होगा क्या, अगर एफ डबल डैश एक्स किसी क्रिटिकल पॉइंट सी पर 0 आ गया तो एफ ऑफ एक्स में एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब कब होगी कब नहीं होगी उसकी बात आगे करेंगे, तो आप बस ध्यान से सुनते रहिए एंड तक क्या मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एफ डबल डैश, मैंने ए लिख रखा है, हमने अगर सी लिख लिया यहां पर तो मैं सी मान लेता हूं। ठीक है, 0 आया, देन आपको फाइंड क्या करना है, एफ ट्रिपल डैश सी फाइंड करना है। एफ ट्रिपल डैश सी मतलब क्या हुआ इसका कि 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करके उस सी पर, यानी सी मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर एफ ट्रिपल डैश सी, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश सी जो वैल्यू आएगी अगर वो नॉन जीरो आ जाए, ये पूरी बात ना अगर आपने नहीं वेरीफाई करी ना तो आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। पूरी बात वेरीफाई करनी पड़ेगी और पहले आपको जानना होगा क्या क्या स्टेप्स हैं। तो एफ ट्रिपल डैश सी की मैं बात कर रहा था, अगर वो नॉन जीरो आया, प्रोवाइडेड क्या है कि एफ डबल डैश 0 रहना चाहिए उसके लिए, और उसके बाद एफ ट्रिपल डैश अगर नॉन जीरो आ गया, देन x इक्वल्स टू सी इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये एक नया वर्ड हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्टेप्स हैं, इसके बाद 1-2 स्टेप्स और बात करेंगे क्योंकि अभी इस पॉइंट की मैंने बात नहीं करी है, इस पॉइंट की और बात करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया अभी मे और मे नॉट बी, इसके बाद क्या होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट जो है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमारे 2 डिस्कशन के पॉइंट होंगे। पहले मैं बात करूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की पूरी बात करेंगे आराम से, और उसके बाद हम जाएंगे ये क्या है, मे और मे नॉट हैव, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपको डबल डैश 0 आएगा तो ट्रिपल डैश फाइंड करना है, फिर ट्रिपल डैश नॉन जीरो आया तब बोलेंगे x इक्वल्स टू सी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं ये मे और मे नॉट हैव कि आगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, आपके लगभग 95% क्वेश्चन जो इस पे फॉर्म होते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा पर, वो ना डबल डैश तक ही सीमित होते हैं। यहां तक आपने चेक कर लिया, बस उसके बाद वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम और डेप्थ में बात करेंगे कि अगर ट्रिपल डैश पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करेंगे, उसके बाद मैं 4th डैश तक जाऊंगा कि अगर 4 टाइम्स अगर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ा किसी दिन पेपर में तो आप वो भी कर पाएं। चलिए बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डेफिनेशन लिखिए, द पॉइंट एट विच एफ ऑफ एक्स हैज अ टेंजेंट लाइन where curve changes its shape। ठीक है, that point is called point of inflection। मतलब एक कर्व जो होगा f of x, एक टेंजेंट लाइन ऐसी होगी जिसके बाद कर्व अपनी शेप को चेंज करेगा। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को पहले एक फिगर से समझते हैं कि फिगर मैं बनाता हूं, अगर ये कर्व मैं एक बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको, कर्व में बना रहा हूं। ठीक है, इस टाइप का एक कर्व मैंने बनाया, ये एक कर्व बनाया। तो ये कर्व ना किसका है, कई लोग जानते भी होंगे इस कर्व को। ये कर्व है आपको y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, इस टाइप से कर्व आता है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो अगर इसकी बात करें तो ये x हो गया और ये हो गया y, तो ये जो कर्व फॉर्म होता है ये है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो कर्व है इस टाइप का है। और अब इससे हम समझते हैं क्या कि इस लाइन के बाद आप देखिए, ये जो लाइन है इस लाइन के बाद इस कर्व की कॉन्केविटी चेंज हो रही है। अगर ये कर्व ऐसा था, ये कर्व ऐसा जाता
ऐसा जाता अगर ये कर्व, तो ये डाउनवर्ड कर्व इस टाइप से बनने लगा, यानी इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। मतलब इसको अगर मैं ऑप्टिक्स की भाषा में बोलूं, जो लोग ऑप्टिक्स थोड़ा सा समझते होंगे, तो बोलूं कि कर्व की कॉन्केविटी चेंज हो रही है। ठीक है, दोनों बात यहां पर ट्रू हो जाएंगी, कॉन्केव से कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स से कॉन्केव। कॉन्केविटी वर्ड से आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कॉन्केविटी चेंज हो जाती है कर्व की। ठीक है, तो किस पॉइंट से चेंज हो रही है, ये देखिए, ये आप ओरिजिन से चेंज हो रही है। ठीक है, ये ओरिजिन से चेंज हो रही है। और जो टेंजेंट लाइन की बात हो रही थी, एफ ऑफ एक्स हैज अ टेंजेंट लाइन, जो डेफिनेशन में लिखा था, वो टेंजेंट लाइन यहां पर और कुछ नहीं, ये एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, अब आप कहेंगे अरे यार ये तो कट रहा है, टेंजेंट तो कटता थोड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ, टेंजेंट लाइन का ये कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं इस कर्व को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करके समझूं कि एक पार्ट तो ये आया और एक पार्ट ये आया ऐसा। ठीक है, तो अब आप समझ जाएंगे कि ये टेंजेंट लाइन ये दर्शाती है या ये हमें इंडिकेट करेगी कि ये देखिए कॉन्केविटी इसके बाद यहां से चेंज हो गई। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें और कुछ नहीं है, डेफिनेशन में कुछ खास नहीं है, बस कर्व अगर दिया है तो आप देखकर समझ जाएंगे कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसमें फॉर्म हो रहा है। बट हर बार कर्व दिया होगा बना बनाया, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या फिर, होगा हमारे पास फंक्शन, जैसे मैंने अभी लिया एक्स क्यूब, ये फंक्शन जरूर गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो उसके लिए अगर आपको यहां चेक करना है तो करना क्या होगा, ये है मैथमेटिकल तरीका जो मैंने यहां लिख रखा है ब्लू कलर से, इफ एफ डबल डैश ए इक्वल्स टू 0 या एफ डबल डैश एट ए क्या है, वो पॉइंट होगा, वो पॉइंट हम फाइंड करेंगे एक्चुअली, आप उसकी चिंता ना करें, मैं भी एग्जांपल से करवाऊंगा, इज अनडिफाइंड एंड एफ ट्रिपल डैश ए इज नॉन जीरो, ये आप देख चुके, इससे पहले भी मैंने स्टेप जो लिखवाए, देन एट एक्स इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, बट अब बात करते हैं एग्जाम्पल से, डेफिनेशन तो ठीक है, मैं यही एग्जाम्पल ले लेता हूं। चलिए, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, आपको करना क्या है, डबल डैश फाइंड करना है। चलिए डबल डैश फाइंड करते हैं। मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में तो कितना आया 3x², और दो बार डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, देखिए 6x, दो बार डिफरेंशिएट किया तो आया 6x। इतना क्लियर हुआ। अब करना क्या है कि दो बार डिफरेंशिएट करके उसको 0 रखिए, तो 6x को अगर मैं 0 रखूंगा तो मुझे एक पॉइंट मिला x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 रखने पर y कितना मिलेगा, x 0 तो y भी 0, तो भाई y भी 0 आ गया। तो ये पॉइंट मिल गया हमारे पास, क्या, x 0 और y 0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होगा कि इसके बाद आपको करना क्या है, f ट्रिपल डैश a फाइंड करना है, f ट्रिपल डैश a, उसको चेक करते हैं। तो f ट्रिपल डैश में यहां फाइंड कर रहा हूं, तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर, सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं, 6x का आएगा, डिफरेंशिएशन 6, ये हो गया क्लियर। तो यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया ट्रिपल डैश, वो आया नॉन जीरो। तो ये आप देख पा रहे होंगे ट्रिपल डैश यहां पर नॉन जीरो आना चाहिए, तब जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो यहां निकला था x 0 और y 0, ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के, वो हमारे पास आ गए, या ओरिजिन आप इसको कह लें। ये अब आप इसको कर्व से भी समझ सकते हैं। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब की अगर मैं बात करूं तो वो कर्व आपको पता है कैसा होता है, वो कर्व होता है कुछ इस टाइप का, इस टाइप का कर्व होता है। तो इस टाइप के कर्व में आप देख पा रहे होंगे क्यों ओरिजिन पर ही हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि मैथमेटिकली भी आपने सॉल्व किया तो ओरिजिन आपको मिला। तो ये यहां से क्लियर हो जाता है कि कर्व से भी और मैथमेटिकली भी कि ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के लिए ओरिजिन एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इसी तरीके से अगर आप y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1/3 का ग्राफ अगर बनाएंगे, है ना, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1/3, ठीक है, ये मैं क्यों बना रहा हूं ऐसे, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि इस चीज की क्या मतलब, क्या ये फंक्शन बना रहा हूं फिर ये बना दे रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं बना दे रहा हूं। इसके लिए ना थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। एक बुक आप मैं बता सकता हूं आपको, प्ले विद ग्राफ एक बुक आती है, प्ले विद ग्राफ, अरियन पब्लिकेशन का। तो उसमें ना आपको कर्व के बारे में बताया है कि कैसा कर्व बनेगा, अगर एक्स टू दी पावर 4 होगा तो क्या कर्व होगा, इस कर्व में क्या चेंज होगा, ठीक है, या एक्स जब भी इवन पावर होंगे तो कैसा बनेगा एक्स के, या ऑड पावर होंगे तो कैसा बनेगा, एक्स टू दी पावर 1/3
तो कैसा बनेगा, 1/4 कैसा बनेगा, सब कुछ दिया है, लॉग के फंक्शन, इवन हर एक फंक्शन जो होता है उसके बारे में बात की गई है। तो अब उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां मैं बना रहा हूं y इक्वल्स टू 1/x⁻⁴ का कर्व, तो आप उसको देखें तो वो ऐसा होता है कर्व, इस टाइप का कर्व होता है, ठीक है। यानी कि जो ब्लू कलर से बनाया मैंने, ये जो हुआ ये x⁻⁴ का कर्व हो गया, ठीक है। तो यहां लिख भी देते हैं, ये कर्व जो है y इक्वल्स टू x⁻⁴ तो इसके लिए भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और आप देखेंगे कि नॉट डिफाइंड वाला केस बनेगा, f(f'(a) इज अनडिफाइंड, क्योंकि डिवाइड में आएगा x, तो x इक्वल्स टू 0, वहां भी आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको बस (a) निकालना है। a पॉइंट आपको पता चल जाएगा, इक्वल्स टू 0 रखिएगा और क्लियर हो जाएगा कि a पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आ रहा है, क्योंकि f'(a) नॉन जीरो होना चाहिए। बस बाकी इतना सही कॉन्सेप्ट है। बुक के बारे में आपकी मर्जी है, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे अगर यहाँ से भी आप देख लेंगे इतना, तो इतना भी ऐड हो जाएगा आपके नॉलेज में कि हाँ ठीक है, x³ ऐसा होता है, x⁻⁴ ऐसा होता है, सफिशिएंट है, ठीक है। बट किसी को अगर जानना ही है सारे ग्राफ्स के बारे में तो वो बुक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम आगे कि वो जो पॉइंट एक रह गया था, मे और मे नॉट एक्सट्रीम वैल्यू, उसकी बात करते हैं आगे कि उसमें क्या डिटेलिंग है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, मैंने 8 पॉइंट लिखे थे वहां पर, 9th पॉइंट में यहां लिख देता हूं। 9th वन इज इफ f'(a) इक्वल्स टू 0, अगर ट्रिपल डैश एट क्रिटिकल पॉइंट a अगर 0 आ रहा है तो आपको करना क्या है, और 4th डैश फाइंड करना है, उसी क्रिटिकल पॉइंट पर 4th डैश फाइंड करना है। अगर वो नेगेटिव आ गया तो फिर मैक्सिमा बोल देंगे, और 4th डैश अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा बोल देंगे, ठीक है। मतलब वही प्रोसीजर है, बस आपको डिफरेंशिएशन का ऑर्डर बढ़ाते जाना है और तरीका वही रखना है, ठीक है। और ये मतलब मोर देन सफिशिएंट है, इसके आगे की आपको नहीं सोचना है फिर कि 4th डैश 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो वही प्रोसीजर फिर से अपना सकते हैं आप, बट उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहीं तक हमारा मोर देन सफिशिएंट है, मतलब गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना, ठीक है। तो आप इसकी चिंता ना करें, इतना आप समझ गए, मतलब समझ लीजिए आपको क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, या एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसके बाद और लेते हैं फिर एग्जाम्पल। तो पहले एग्जाम्पल क्या बोलता है, फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन लिखा है f(x) इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to x t² - 3t + 2 dt अकर्स रिस्पेक्टिवली एट लिखा है, ध्यान दीजिए, एट लिखा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज नहीं निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू और कहाँ आएगी, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ फॉर्म होगा वो बताना है, बस x की वैल्यू निकालनी है, ना कि फंक्शन की वैल्यू निकालनी है x को रख के, ठीक है। इसको ध्यान रखें बस। अब हुआ क्या कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले कि भाई लोकल है कि ग्लोबल है, कुछ बात तो करी नहीं करी, क्योंकि इंटरवल नहीं दिया है तो ग्लोबल तो निकालना ही, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का कैलकुलेशन है। तो उसके लिए करना क्या है, f'(x) तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैं f'(x) लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप समझ गए कि जब डिफरेंशिएशन होगा तो इंटीग्रल पहले से लगा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन करने से जो इंटीग्रल है वो हट जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट ऑपरेशन है, तो ये हटेगा और ये लिमिट्स इसमें रखी हो जाएगी डायरेक्ट। तो पहले अपर लिमिट रख लेते हैं x की जगह पे, तो क्या आएगा देखिए, x² आएगा -3x आएगा +2 आएगा, ये रख लिया, माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो 0 0 और 2 ये आ गया। तो f'(x) कितना आ गया, x² - 3x + 2 और ये -2, ये कैंसिल हो जाएंगे, +2 -2 ये कैंसिल हो गए, तो आया कितना, x² - 3x आया। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करी तो कितना आया, देखिए f'(x) को आपको 0 पुट करना है, ठीक है। f'(x) हम निकाल लिया, फिर इसको 0 पुट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स तो उसी से आएंगे ना, ठीक है। डिफरेंशिएबल नहीं है या नॉट डिफाइन है, वैसा तो कोई केस है नहीं, तो f'(x) को 0 रख के जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो 2 पॉइंट आ गए क्रिटिकल, x = 3 एंड x = 0, ये दोनों क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हो गए, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए 2। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर आपको करना क्या है, ये देखना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या चीज, डबल डिफरेंशिएशन।
तो यहाँ चेक करते हैं एफ डबल डैश एक्स। तो अगर एफ डैश एक्स आपको पता है तो एफ डबल डैश एक्स भी आप निकाल सकते हैं। ये डैश है तो डबल डैश कैसे निकालेंगे, ये डैश है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो डबल डैश कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से, तो 2x माइनस 3 आ गया। एफ डबल डैश एक्स अब मैं निकाल रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स पर एट एक्स इक्वल्स टू 0, और एफ डबल डैश एक्स में निकालूंगा एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर, क्योंकि 0 और 3 ही मेरे क्रिटिकल पॉइंट हैं। तो 0 पर निकालूंगा मतलब x को 0 रखूंगा तो आया -3, और 3 पर निकालूंगा तो 3 2 6 -3 इज +3। तो अब आप समझ गए जो पॉइंट था, आई थिंक 4th या 5th पॉइंट था कि एफ डबल डैश एक्स किसी क्रिटिकल पॉइंट पर अगर नेगेटिव है तो उस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा फॉर्म होगा। ठीक, अगला पॉइंट, एफ डबल डैश एक्स अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पर मिनिमा फॉर्म होगा। ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर हो गई। अब मतलब क्या हुआ कि इसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन अकर्स रिस्पेक्टिवली एट, यानी मैक्सिमा कहाँ आएगा, तो मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू, कहाँ आएगा, देखिए नेगेटिव होता है ना, वही मैक्सिमा फॉर्म एक्स इक्वल्स टू 0 पर, और मिनिमम जो आएगा वो आएगा एक्स इक्वल्स टू 3 पर। इस वैल्यू को 3, इसको नहीं लिख रहा हूं मैं देख के, मैं यहां से देख के लिख रहा हूं, यहां से देख के लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गए कि मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम कहां होता है रेस्पेक्टिवली एट दिस। अगर वो वैल्यू पूछता कि व्हाट विल बी द वैल्यू, तो आपकी वैल्यू जो आती वो -3 आती, और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो होती वो 3 आती। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि मैं ये 3 यहां से लिख दिया, नहीं, ये लिखाऊं, ये x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी पूरी बात। बट ये तो था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बट इसमें एक नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं अभी। सपोज कीजिए क्वेश्चन यही होता, सेम टू सेम क्वेश्चन होता। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, पूरी बात करेंगे एकदम डिटेल में। एक पॉइंट आप यहां से भी मतलब लेकर जाएंगे, देखिए +1 कॉन्सेप्ट होने वाला है इसमें। हुआ क्या, क्वेश्चन सेम रखता हूं, और क्वेश्चन सेम में बस थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्या चेंज करूंगा कि इस लिमिट को मैं 0 से x कर हटा के और 0 से x² लिख देता हूं, 0 एज इट इज, x की जगह लिख देता हूं x²। अब आया ट्विस्ट, 0 से x² अगर किसी दिन लिमिट हो गई तब क्या करेंगे, ये आपको सोचना है। आप पता है जब x लिखा था ना तो एक चीज को नजरअंदाज कर गए और उससे फर्क नहीं पड़ा, एक चीज इग्नोर हो गई। अगर x लिमिट होता, अब x² है तो वो चीज इग्नोर नहीं हो पाएगी। देखते हैं वो क्या चीज है। तो अब यहां पर जब ऐसा लिखा हो, यानी कि इसको बोलते हैं, अब मुझे f' करना है, यानी f' करना है, तो इस कॉन्सेप्ट का नाम मैं ऐसे देता हूं कि भाई डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ते हैं ऐसे, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशियल लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, कई लोग ने सुना होगा, लेबनीज रूल। ठीक है, लेबनीज रूल ये होता है पूरा, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता है लेबनीज रूल। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिलेबस में तो लिखा नहीं है। ठीक है, लेबनीज रूल सिलेबस में तो लिखा नहीं, क्यों पढ़े, तो भाई मेरे लेबनीज रूल लिखा नहीं है, पर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो विदाउट दिस कॉन्सेप्ट ये सॉल्व भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज वो सिलेबस में मेंशन नहीं करेंगे, वो सिर्फ इतना लिखेंगे मैक्सिमा मिनिमा, थोड़ा सा डिटेल में हमको जाना है। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज लेबनीज रूल, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेरे को f' निकालना है अकॉर्डिंग टू लेबनीज रूल। चलिए बात करते हैं। f' जब भी निकालते हैं अकॉर्डिंग टू लेबनीज रूल, क्या कहता है कि आप डिफरेंशिएशन तो उसी तरीके से करेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट ऑपरेशन होते हैं। तो x² तो मैं रखूंगा t की जगह पर, t की जगह पर x² रख रहा हूं, ध्यान से, है ना, ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हो गया। ठीक है, t की जगह पर x² रखा, ये रखा, +2 रखा,
जब भी आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। अब जब यहाँ x था तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ नहीं हुआ बराबर हो गया। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है तो आप करना क्या है, अपर लिमिट यहाँ पुट कर दी बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन से जब मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिए यही मेन पॉइंट है, डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है लिमिट के, ठीक है। तो ये 2x हो गया माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। सपोज कीजिए लोअर लिमिट भी ऐसी दी होती है एक्स क्यूब देता है, x की पावर 1/3 देता, कुछ भी देता, हम डरते थोड़ी यार, एक्स क्यूब देता मान लीजिए, तो एक्स क्यूब आप रखते लोअर लिमिट और एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन आता है उसमें मल्टीप्लाई करते फिर लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ 0 है, मैं 0 लिख रहा हूँ, t को 0 पुट कर रहा हूँ तो 2 बचेगा और तो कुछ आएगा नहीं आगे। ये 2x ही नई कहानी है यहाँ पर। अगर आपको ये समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, पहले से आता था तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पहले से आता था, आप पहले से समझते थे कि ऐसा होता है भाई, अगर एक्स स्क्वायर होगा तब भी डील कर लेंगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि कितने लोग को आता था और कितने लोग ने ये बात नई सीखी है, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट किसके लिए ऐड हुआ वो आप जरूर बताएं, और किसको पहले से आता था वो भी बता दें। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x का आप इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा, x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 2। तो अब इसके आगे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इक्वल्स टू 0 रखिए, x की वैल्यूज आएंगी क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट पे आप सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा को, ठीक है। तो मेरा मेन जो मुद्दा था यहाँ पर, ये मुद्दा ये था, क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, मुद्दा ये था कि अगर लिमिट एक लीनियर फंक्शन से अगर कर्व में चेंज हो जाती है, ठीक है, चाहे फिर वो अपर लिमिट हो या लोअर लिमिट भी चेंज हो सकती है, तब आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये एक नई बात हो गई। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, देखते हैं उसमें क्या नया होगा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स whose vertices lying on the ellipse x square plus 4y square equals to 1। तो ये जो एलिप्स दी है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है, और हमें एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, सॉरी स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल लिखा है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। वो जो मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है जो कि इस एलिप्स के अंदर बना होगा, ठीक है। तो पहले फिगर बनाते हैं क्या है। तो पहले आपको ना ये पता होना चाहिए ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं पहले। जो एलिप्स की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये होती है स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन। अब क्या हुआ कि इसको मतलब इससे कंपेयर करना है जो हमें गिवन है इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए 1 तो है राइट साइड में, यहीं पे चेंज करना है जो कुछ करना है। तो इस क्वेश्चन में जो लिमिट दी है, सॉरी इक्वेशन, तो वाई स्क्वायर, इसको मैं 4 को 1/4 लिख लेता हूँ इक्वल्स टू 1। अब आप कंपेयर कर सकते हैं ए और बी कितना आएगा। आपका ए आ जाएगा 1 और बी आ जाएगा 1/2, बस इतना ही गलती ना हो, ध्यान रहे ना। ये बी स्क्वायर होता है तो 1/4 ना बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर इज 1/4 और बी इज 1/2, ठीक है। इस टाइप से प्लस 1/2 ले रहा हूं, माइनस 1/2 नहीं ले रहा हूं, माइनस अगर यहां ले लेंगे तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये रूट स्क्वायर रूट करने से प्लस माइनस आता है, माइनस तो लिया ही नहीं। तो b पॉजिटिव है, मतलब b की वैल्यू पॉजिटिव है और a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। कंपेयर करके आपने a और b फाइंड कर लिए। अभी तो सिर्फ स्टैंडर्ड से कंपेयर किया और कुछ नहीं किया हमने। अब करना क्या है, a और b आप ध्यान रख लें, a और b 1 और 1/2 आए थे रिस्पेक्टिवली। अब हुआ क्या, आप फिगर बनाते हैं कि फिगर क्या है बस आप देखते रहिए ध्यान से। दो मेथड की बात करूंगा मैं इसमें। पहले एक
जनरल मेथड जो सभी लोग बात करते हैं उसकी बात करते हैं। पहले क्या है, ये एलिप्स है ना। अब यही क्यों बनाया, ऐसा भी तो बन सकता था, पहला सवाल ये, ठीक है। तो अब मैं आपको यहां एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये एलिप्स बनता है जब a की वैल्यू b से बड़ी हो, और ये एलिप्स बनता है जब a की वैल्यू b से छोटी हो। तो यहां पर a क्या है, a 1 है और b 1/2 है, तो a इज ग्रेटर देन b, देन दिस विल बी द करेक्ट फिगर। तो ये सही हो गया। अब अगर ये सही हो गया तो ये x एक्सिस हो गया और ये मेरा y हो गया। चलिए, ये फिगर बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। रीजन आपको पता चल गया क्यों नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं। इसके अंदर ना एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है जो कि मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम एरिया क्या होगा उसका, उसकी बात है। तो मैं इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल यहाँ फॉर्म हो पा रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो और इसके वर्टाइसेस जो भी हैं, मतलब जो पॉइंट्स हैं वो एलिप्स पर लाई करते हैं, उसमें लिखा है क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे लाई करते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट आपको पता ओरिजिन है। अब देखिए, अब है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में कैसे क्या अप्रोच करूं, तो क्या करना चाहिए, पॉइंट मान लेता हूं कोई भी एक पॉइंट जो इस रेक्टेंगल पर भी है और जो इस एलिप्स पर भी है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक्स वाई मान लिए, चलिए एक्स वाई ही मान लिए, ठीक है। एक्स वाई ही मान लिए, मतलब एलिप्स की इक्वेशन पर तो है ही, और एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी एक्स हो जाएगी और ये डिस्टेंस वाई हो जाएगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा क्या मैं कह रहा हूं। एक्स वाई मैंने मान लिया, मतलब एक्स डिस्टेंस हो गई एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। ये एक्सिस है, इनसे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये नाम है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नहीं पता चला आप सोचेंगे एक्स यहाँ, ऐसा ना सोचे बिल्कुल भी। तो भाई ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए जो एलिप्स पर भी हैं और जो रेक्टेंगल पर भी हैं। तो अब एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल पहले लिखना पड़ेगा। उस एरिया को मैं ए लिख रहा हूं, तो उसका एरिया क्या होगा, देखिए पहले तो इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इतना सा, इसका एरिया क्या होगा, एक्स वाई होगा एक का, और इस जैसे 4 है तो एरिया क्या हो गया 4xy, ठीक है। x इंटू वाई एरिया हुआ इसका, ये जो दो लाइन जिसकी रेड है और 2 ब्लू, इसका एरिया हुआ हमारा xy, और ऐसे 4 हैं रेक्टेंगल तो 4xy, यानी ओवरऑल रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया 4 इंटू xy आ गया। और एलिप्स की इक्वेशन आपको पता है, x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है कि एरिया को मैक्सिमाइज करना है, और एरिया को मैक्सिमाइज करना है, एरिया को अगर मैक्सिमाइज करना है तो करना क्या होगा कि हम देखिए 2 तरीके, कई लोग a² करके मैक्सिमाइज करते हैं। क्यों करते हैं, या तो a को आप मैक्सिमाइज कीजिए या a² को कीजिए, एक ही बात है। उससे फायदा क्या होता है, जब यहां स्क्वायर कर देते हैं x² y², तो यहां से सब्स्टिट्यूशन में आसानी होती है, क्योंकि एक ही वेरिएबल में अभी हमने सीखा है मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, बाकी 2 वेरिएबल की आगे बात करेंगे। तो एक ही वेरिएबल में सीखा है तो इसको सिंगल वेरिएबल में लाना होगा, लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो a² जब आप निकालेंगे तो 4x² y² आएगा, तो यहां से सब्स्टिट्यूट करना आसान होता है। दैट्स वाई हम a² को मैक्सिमाइज करते हैं। आप a को मैक्सिमाइज भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक अंडर रूट का टर्म आता रहेगा साथ में और उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर a² को ले रहा हूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। a² को ले लिया तो कितना आ गया, देखिए 16x² y², ये आ गया। अब करना क्या है कि अगर एक वेरिएबल में लिखना है तो a² हो गया 16, x² की जगह मैं लिख दे रहा हूं 1 - 4y² एलिप्स की इक्वेशन से, और ये y²। क्लियर। अब इसको मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको और डिटेल में लिख लूँ तो 16 टाइम्स ये हुआ y² माइनस 4y⁴, ये ऐसा हो गया। अब इसको हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो आप डिफरेंशिएट कीजिए तो 2a, और a का डिफरेंशिएशन dA और dy y के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन। इसका करेंगे तो कितना आएगा, 16 तो एज इट इज है, तो y² का हुआ 2y माइनस 4y⁴, ये हो गया आपका 16y³, ठीक है। अब इसको आपको 0 रखना है, तो देखिए dA/dy जैसे ही आपने इसको 0 रखा
तो ये चीज़ तो पहले ही गायब हो गई जीरो में, तो da/dy ही जीरो हुआ, इसका मतलब भी यही हुआ। तो अब इसको जीरो रखेंगे तो 16 गया जीरो में, तो ये हो गया खत्म। अब 2y = 16y³। ठीक है, y से y अब कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं भी करते तो y = 0 एक पॉइंट आता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कर ही लेते हैं, चलिए पूरा डिटेल में ही बात करते हैं ना हम तो डिटेल में बात करेंगे। तो 2 कॉमन आया, y कॉमन आया, तो और क्या बचा यहाँ से 1 - 8y², इतना बचा = 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बने, 1 - 8y² और y, तो y = 0 एक पॉइंट आएगा और एक पॉइंट इसको रखने से आएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 8y² = 1, y² = 1/8, तो y की वैल्यू आ गई ±1/2√2 जो कि √8 होता है। ठीक है, सारे पॉइंट की बात करते हैं। y = 0 पॉइंट आया, तो y = 0 अगर आया और y 0 मतलब यहाँ y 0 कर दिया तो x1 आ गया, तो x0 और y1 सॉरी x0 और y1 ये पॉइंट आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब इसमें आप एरिया की वैल्यू निकालने गए मान लीजिए, ठीक है, y0, अब y0 यहाँ किया तो एरिया ही खत्म हो गया, एरिया 0। ऐसा होता है क्या, एरिया 0, 0 एरिया पॉसिबल है क्या? जब मैं कर्व ये फिगर बना ही रहा हूँ तो 0 से तो ज़्यादा ही आना है आंसर। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं इन दो पॉइंट की। y = ±1/2, एक बार कोई सोचे +1/2√2, +1/2√2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि y इधर आएगा। ठीक है, और y अगर मैं 1/2√2 यहाँ रखूँगा तो मेरा x क्या आएगा, x भी देखते हैं क्या आता है, फिर सॉल्व करते हैं इससे। तो y में +1/2 ले रहा हूँ, +1/2√2, तो y अगर मैंने ले लिया +1/2√2, तो x अगर मैं सॉल्व करूँ इक्वेशन से तो x² = 1 - 4y² था, तो y² 1/8 हुआ, तो x² आ गया मेरे पास 1 - 1/2 दैट इज 1/2 हो गया, और x फिर से आ गया 1/√2, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, बट मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। आप नेगेटिव ले लेते, मान लीजिए माइनस लेते हैं यहाँ पर, तो y² तो आपको करना ही पड़ता, तब भी यही आता +-1/2। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने xy माना था तो उसके अकॉर्डिंग x और y कितना आएगा, x आएगा 1/√2 और y आएगा 1/2√2। तो ये पॉइंट आया आपका, है ना। अब कई लोग को क्या लगेगा कि ये तो आपने कर दिया, चलिए ठीक है, और ये पॉइंट भी आ गया। अब ये पॉइंट पर आप मैक्सिमम एरिया ही कह रहे हैं, तो किस बेसिस पे कह रहे हैं? उसके लिए कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए कि $x जो आना चाहिए, यानी इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो डबल डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए इस कोऑर्डिनेट पर x पर या y पर, y में था इक्वेशन, y आप लिख सकते हैं, तो y में क्या आना चाहिए, f" एट 1/2√2 नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आएगा तभी तो मैक्सिमम होगा एरिया। तो ये काम आपका हुआ, ठीक है, ये काम आपका हुआ कि आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है दोबारा और y को 1/2√2 पुट करना है, और कमेंट बॉक्स में ये बताना है क्या नेगेटिव आ रहा है f" 1/2√2। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है तब तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपको जरूर चेक करना है एक बार। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं नेगेटिव आ रहा है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। तो y आ गया था, x भी आ गया, तो y और x ये दो कोऑर्डिनेट होंगे 1/2√2 1/√2 जो इस एरिया को, यानी इसके एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे। तो अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला इसमें लिखा है 4xy, है ना, 4xy, तो 4 लिख दे रहा हूं, और x क्या आएगा 1/√2, ये आया 1/√2 और 1/2√2 y हो गया 1/2√2। तो एरिया आप लिखने जाएंगे तो 4 और ये √2 फिर 2 2 = 4, तो एरिया आपको आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया आपको निकल आया, 1 स्क्वायर यूनिट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया एरिया। ये प्रोसीजर देखिए आप, कितना टाइम टेकिंग था और कॉम्प्लेक्स था है ना। अगर किसी के मन में डाउट आ जाए कि भाई इसको चेक करना ही है तो और टाइम लगेगा अभी तो ये तो था प्रोसीजर 1 या मेथड 1 आप इसको कह सकते हैं। मेथड 1 मैं इसको लिख देता हूं, ये है मेथड 1। बट आप अगर थोड़ा और अगर जानते हैं, थोड़ी सी बात है, और नहीं जानते तो आज यहां से सीख के जाएंगे। एक वर्ड सुना होगा आपने, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है,
या मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बात कहूँ कि जिन लोगों ने 11th-12th में IIT JEE का अगर कोचिंग कहीं भी लिया ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोचिंग जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो उनने जरूर वर्ड ये सुना होगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर, जब हम कोनिक सेक्शन में पढ़ते थे तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वो लोग सब सिखाते थे, बहुत कुछ मतलब बताते थे वो लोग। तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ यूज़ कर लें, उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, और क्वेश्चन ना इसमें जितना टाइम लगा उसके समय के 1/3 में बन जाएगा। ठीक है, 10 मिनट में अगर ये बना तो आपको 3 मिनट में वो बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पता तो हो पहले। तो बात करते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड को। तो मैं सेकंड मेथड यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेकंड मेथड में करना क्या है आपको, देखिए एलिप्स की इक्वेशन तो वही है, क्वेश्चन तो सेम है, बस उसको दूसरे मेथड से हम कर रहे हैं। तो एलिप्स स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर किए थे, अब इसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मैं आपको लिख दे रहा हूँ बस, उससे आप देखिए कितनी जल्दी सॉल्व होता है। फिर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर एलिप्स, पैरामीट्रिक मेथड 2 की बात कर रहे हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर एलिप्स, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड के लिए लिख रहा हूँ, आप कंपेयर करेंगे। फिर ये होता है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। देखिए होता क्या है पैरामीट्रिक का मतलब, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होते हैं जिनको आप एक वेरिएबल में, यानी जैसे थीटा वेरिएबल दिख रहा है, दोनों में थीटा ही वेरिएबल है, ए और बी तो पता ही होते हैं हर इक्वेशन में, तो एक सिंगल वेरिएबल में आप डिफाइन कर सके दोनों कोऑर्डिनेट को। एक्स वाई लिए थे, जैसे वहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल थे, ये एक ही वेरिएबल में हो गया, और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है, एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए कैसे, एक्स की जगह पे आप cos थीटा रखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर बचा, प्लस वाई की जगह बी साइन थीटा रखिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, पता है, सेटिस्फाई भी होता है। और अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए आप, क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल भी एलिप्स पर ही लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोऑर्डिनेट आप उस रेक्टेंगल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट मैं मान रहा हूं, ये हो गया आपका a cos थीटा और b sin थीटा। अब आप समझ गए मेरी बात। अब सेम प्रोसीजर a cos थीटा b sin थीटा है, अगर भाई x की वैल्यू a y की वैल्यू, तो जो फॉर्मूला आया मेरे पास वो क्या आया एरिया का, तो एरिया का फॉर्मूला भाई 4 a cos थीटा इंटू b sin थीटा। तो a और b की वैल्यू आपको पता है, a आया था 1 है ना, कंपेयर करके स्टैंडर्ड से, b आया था 1/2, तो a और b को मैं रख देता हूँ, a और b को रखता हूँ, तो a 1 है तो ये cos थीटा हो गया, और b है 1/2 तो ये हो गया 2 sin थीटा, सॉरी 1/2 sin थीटा। इसको आपने थोड़ा सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, देखिए 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा ये फॉर्मूला होता है ना sin 2 थीटा का। तो एरिया का जो एक्सप्रेशन आया वो आया डायरेक्टली sin 2 थीटा, एरिया का एक्सप्रेशन आ गया सीधा sin 2 थीटा। एक ही वेरिएबल में है, दो वेरिएबल नहीं है, ना कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, एक ही वेरिएबल है, इसी को डिफरेंशिएट कर दो सीधा। ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो मैं ये आप नोट कर लीजिए ना, ये इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। चलिए अब मैं करता हूं a इक्वल्स टू साइन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करता हूं यहां पर, तो dA बाई डी थीटा, dA बाई डी थीटा देखिए ध्यान से dA बाई डी थीटा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 cos 2 थीटा। आपको सब पता है, डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं पहले ही, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एकदम डिफरेंशिएशन में तो एकदम मास्टर हो गए। तो dA बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos 2 थीटा आएगा डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, जो भी डिफरेंशिएशन आता है उसको आप 0 रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। चलिए निकालिए, 2 cos 2 थीटा को 0 रखा, 2 तो गया, cos 2 थीटा 0 कब होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू जब π/2 होगी, सॉरी cos 90 0 होता है ना, cos 90 0 होता है, तो जब π/2 होगी तो थीटा आ जाएगा π/4 यहां से। ठीक है, और भी वैल्यूज होंगी, 3π/2 होगा, 5π/2 होगा, सब पर cos थीटा की वैल्यू 0 होती है। मैंने क्या ले लिया, π/2 ले लिया। ठीक है, अब सॉरी, अब करना क्या है, इस थीटा इक्वल्स टू π/4 पर पहले चेक कर लेना है कि f डबल डैश निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तभी तो बोलूंगा कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो इस थीटा पर क्या करते हैं,
यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन किया था अभी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो करेंगे हम d2a, मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर रहा हूं, तो 2 तो कांस्टेंट है, cos 2 थीटा का फिर से करेंगे -2 टाइम्स sin 2 थीटा, तो ये हो गया ओवरऑल -4 sin 2 थीटा, ठीक है, -4 sin 2 थीटा। और इसमें थीटा क्या रखना है, π/4 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो -4 sin 2 थीटा इज π/4, तो -4 ये 2 कैंसिल हुआ, sin 90 sin π/2 1 होता है, तो -4 विल बी द रिजल्ट फॉर d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, -4 यानी नेगेटिव लेस देन 0, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा फॉर्म होगा, ठीक है, मैक्सिमा फॉर्म होगा। ये आपको मैंने वेरीफाई कर दिया भाई, थीटा इक्वल्स टू π/4 पर मैक्सिमा फॉर्म होने वाला है, तो मैक्सिमम एरिया निकलेगा, मतलब एरिया की एक्सप्रेशन में डायरेक्टली अगर मैं sin 2 और थीटा को मैं π/4 पुट कर दूं अगर, ठीक है, तो ये क्या आएगा, sin 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, sin 90 यानी sin π/2, sin π/2 इज 1, एरिया विल बी 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। देखिए आंसर वो वही आ गया, कितना टाइम लगा, सिर्फ अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पता, एक ही स्टेप, ये भी कोई चेक नहीं करेगा, फिर अगर मैंने आपको बता दिया फिर भी करके तो 1 मिनट ज़्यादा ही लग गया, बट ठीक है, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो एरिया आएगा आपका 1 स्क्वायर यूनिट। तो आई होप कि ये चीज़ आपको जरूर क्लियर हुई होगी। यहाँ से आपको एक पॉइंट और मिल गया होगा कि अगर मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, एलिप्स, पैराबोला, इन्हीं चीज़ को वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। एक्चुअली सर्कल के भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। सर्कल और एलिप्स में बहुत ही क्लोज रिलेशन है, ज़्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर सर्कल की कहीं बात आएगी तो फिर मैं बात करूंगा उसकी, सर्कल की बात आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में मिलेगी, वहाँ हम डिटेल में बात करेंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी वहीं बता दूंगा। तो मेन मुद्दा ये है कि a = 1, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। 2 मेथड आपने यहाँ सीखे इस क्वेश्चन के। आई होप कि इतना सब कुछ आपको समझ आया होगा बिल्कुल, ठीक है। और भी कोई डाउट है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक। सेशन जैसा आपको लगा कि बहुत अच्छा है या बेटर है या ओनली सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, चल जाएगा काम, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि वीडियोस कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। वीडियोस आपको बिल्कुल एक के बाद एक टॉपिक आते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं, और आप देखते रहिए बिल्कुल, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिए और एग्ज़ाम के लिए ना एकदम सीरियसली आप तैयारी करें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, सब कैलकुलस हो गया, आगे इसके बाद लीनियर अलजेब्रा होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, ये ना वो चैप्टर हैं सारे जहाँ से क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली, क्योंकि 13 मार्क्स का सवाल है, तो 13 मार्क्स ना सबसे कवर होने वाला है फिर, ठीक है। ऐसे थोड़ी होगा कि यार वो लीनियर अलजेब्रा की 13 मार्क्स का आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक। नेक्स्ट वीडियोज़ फिर हम देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक की बात करेंगे। मैं एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमा की ही बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में भी। तो उसमें हम सीखेंगे क्या, टू वेरिएबल में होगा मैक्सिमम मिनिमा, या आप ऐसे कह लें मैक्सिमम मिनिमा इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर 2 वेरिएबल इन मैक्सिमम मिनिमा में क्या होता है। ओके, थैंक यू।